जो 2019 में एमटीएस का एग्जामिनेशन हुआ था उसके अर्थमेटिक सेक्शन का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो हमें एक बहुत अच्छा आइडिया देते हैं कि आईसीएफआरई और उनके इंस्टीट्यूट्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप वो पूरा क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप अपने स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर जो आई का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 51 था, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम्स इज सेम एज परचेजिंग प्राइस ऑफ 25 आइटम्स। व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस परसेंट? सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम्स, जो कि यहाँ पर है, इज इक्वल टू परचेजिंग प्राइस ऑफ 25 आइटम्स। अगर हम सेलिंग प्राइस को एसपी मान लें और परचेजिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस को सीपी मान लें तो 30 एसपी इज इक्वल टू 25 सीपी। उसके बाद हम सीपी को इधर नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर 25 और 30 जो है, इसको 5 से अगर हम काटेंगे तो 5/6 होगा। तो एस पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 5/6। तो यहाँ पर हम अगर इनको यूनिट में मान लें तो एस पी जो अगर 5 यूनिट होगा तो सी पी 6 यूनिट होगा। इसका मतलब ये है कि सी पी हमारा ज़्यादा है और एस पी कम है। तो इसका मतलब ये है कि हमको लॉस हुआ है क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो लॉस हुआ है तो हमको लॉस परसेंट निकालनी होगी। लॉस परसेंट क्या होती है? सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो 6 माइनस 5 1/6 इंटू 100। तो 1/6 का जो परसेंटेज होता है वो होता है 16 2/3%। तो जो हमारा जो सही आंसर है वो है लॉस 16 2/3%, जो कि ऑप्शन डी है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 अब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन अ पार्टी एवरीबडी शुक हैंड विद एवरीबडी एल्स एंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स वाज 91। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द पार्टी? एज्यूम वन पर्सन शेक्स ओनली वन हैंड। तो यहाँ पर जो हमको ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दे दिया है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सपोज देयर आर n पर्सन। सपोज कीजिए कि पार्टी में सिर्फ n पर्सन्स हैं। हमें n निकालना है कि कितने पर्सन्स थे, हमने उनको n मान लिया। तो जो उन n पर्सन में से कोई 2 पर्सन ही एक बारी में हाथ मिलाएंगे तो जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा NC2 का। तो हमको NC2 जो है उसकी वैल्यू हमको दे रखी है 91, क्योंकि टोटल 91 हैंडशेक्स थे। तो NC2 की वैल्यू इक्वल 91 है। तो NC2 का जो फॉर्मूले से हम खोलेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जो कि इक्वल है 91 के। आप यहाँ पर ऑप्शन से वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन से वैल्यू चेक करेंगे तो 14 जो है वो यहाँ पर सही होगा। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन बी 14 सही आंसर होगा। तो 14 टोटल जो पर्सन है वो होंगे और सब आपस में हैंडशेक करेंगे तो 91 हैंडशेक होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, मतलब 53 क्वेश्चन। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की पावर -2 इक्वल 0। आप हिंदी में भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब है साइन की हमें इन्वर्स पावर दे रखी है, हमको ये इसकी वैल्यू निकालनी है। फ्रेंड्स, इन सब तरह के क्वेश्चंस में हमको ऑप्शन जो दिया हुआ है उससे हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो हम ऑप्शन की मदद से हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कौन सा जो LHS और RHS सेटिस्फाई करा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ऑप्शन डी भी था जिस जो था नन ऑफ द अबव। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया। साइन स्क्वायर थीटा को नीचे ले गए क्योंकि पावर माइनस में थी, इसको LHS माना। तो हम थीटा की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू हमको 0 देती है, और जो वैल्यू हमको 0 देगी वही हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखी तो यहाँ पर जो हमारी नॉन जीरो आई, और थीटा की वैल्यू 0 रखी तब भी हमारी इनडेफिनेट मतलब नॉट डिफाइंड, तो वो भी 0 नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव जो है, जो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव था, तो वो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब क्वेश्चन 54। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। A can do a piece of work in 80 days. He works at it for 10 days and leaves. Then B takes up the work and alone finishes the remaining work in 42 days. In how many days can A and B together finish the work? और 4 ऑप्शन दिए हैं, 26, 28, 30 और 32। चलिए मान लेते हैं कि A की एफिशिएंसी A यूनिट पर डे है, तो वो अपना काम जो है वो 80 दिन में पूरा करता है। तो टोटल काम कितना होगा? A इंटू 80 यूनिट्स। तो हमको टोटल काम पता लग गया, A इंटू 80 यूनिट्स। उसके बाद हमको एक और कंडीशन दी है कि अब A 10 दिन तक काम करता है और उसके बाद B करता है
और 42 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। तो हमको ये इक्वेशन दी हुई है A इंटू 80, जो कि टोटल काम था वो दूसरी तरीके काम किया और B ने 42 दिन तक काम किया। तो यहाँ से हमको A अपॉन B मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशो पता लग जाएगा। 42/70 मतलब 3/5। तो ये इनकी एफिशिएंसी यूनिट पर डे की वैल्यू है। तो मतलब A 3 यूनिट पर डे करता है और B जो है वो 5 यूनिट पर डे करता है। इसके बाद हम देखते हैं टोटल वर्क जो था वो A इंटू 80 था। तो A की वैल्यू हमको 3 मिल गई, 3 यूनिट। तो 3 इंटू 80 जो टोटल काम था वो 240 यूनिट्स हमारा हो गया। तो और 1 डे एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 + 5 मतलब 8 यूनिट पर डे। तो दोनों मिलकर कितने टाइम में काम कर लेंगे, तो यहाँ पर 240/8 मतलब 30 डेज में वो पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। तो आंसर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 55 देख सकते हैं। 3 numbers A, B and C are in the ratio of 1:2:3. Their average is 600. If A is increased by 10%, B is decreased by 30%, then to get the average increase by 5%, C will be increased by, और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 3 नंबर का जो रेशो है वो है 1:2:3। तो हम इन तीनों नंबर को अगर हम x के फॉर्म में, अगर पूरे नंबर के फॉर्म में मानेंगे तो हम कोई मान लेते हैं कोई कांस्टेंट इनसे मल्टीप्लाई हो रखा है, तो ये नंबर बनेंगे 1x, 2x और 3x। यहाँ पर हमको इनका एवरेज दे रखा है 600। तो हम क्या करते हैं 1x + 2x + 3x/3 जो कि इनका एवरेज होगा इज इक्वल टू 600। तो जो x की हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद वो आएगी 300। तो हमें नंबर जो है वो तीनों नंबर हमें पता लग गए कि 300, 600 और 900, क्योंकि 1x, 2x और 3x है और x की वैल्यू यहाँ पर 300 है। उसके बाद हमको कहा गया है कि जो 300 वाला फर्स्ट नंबर जो है वो 10% से इंक्रीज कर दिया और जो 600 का नंबर है वो 30% से डिक्रीज कर दिया। आप यहाँ पर देखिए B इज डिक्रीज बाय 30%, A इज इंक्रीज बाय 10%। तो यहाँ पर हमने ये किया है 10% से इंक्रीज किया मतलब 300 से 330 हो गया और 30% से डिक्रीज किया मतलब 420 हो गया 600 से। तो अब जो एवरेज इंक्रीज हुआ वो हुआ 5% का। तो 600 का 5% 30 होता है, तो 630 हो गया, वो हमारा एवरेज हो गया। तो हम दोबारा से वही करेंगे 330 + 420 प्लस जो थर्ड नंबर x है अपॉन इस 3 जो कि इनका एवरेज हुआ जिसकी वैल्यू आएगी 630। तो अब हमको जो x की हमको वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1140। तो अब हम देखते हैं कि कितना जो है पहले वाले जो थर्ड नंबर जो था वो 900 था और अब जो आया वो 1140 आया। तो जो डिफरेंस आया वो 240 का आया। तो यहाँ पर 240 देखते हैं, जो हमें डिफरेंस पूछा है C विल बी इंक्रीज बाय, तो 240 होना चाहिए, लेकिन कोई भी ऑप्शन 240 नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सभी को ग्रेस मार्क्स दिया गया था, इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, हमें बोर्ड मास का रूल लगाना है और हमें जो बोर्ड मास और पॉइंट जो करते हैं हम उसको यूज़ करेंगे। अगर 10 से हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर एक नंबर के बाद राइट हैंड साइड से पॉइंट लगा देते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो वही यहाँ पर किया हुआ है। देखिए हमें दिया हुआ है 168 × 32 = 5376। तो हमसे पूछा है 5.376 डिवाइड बाय 16.8। तो इसी को ही घुमाकर यहाँ पर डिवाइड कर दिया है और यहाँ पर पूछा है कि 32 के फॉर्म में क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो डिवाइड कर देते हैं 5376/168। उसके बाद हमें जो किया हुआ है 5.376/16.8। तो 5.376 है, तो इसका मतलब जो 1000 से 5376 को डिवाइड किया गया है और 168 को 10 से डिवाइड किया गया है। तो मैंने यहाँ पर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10/1000 कर दिया। जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32/100 मतलब 0.32। तो ऑप्शन सी जो होगा 0.32 वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। द हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। इफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, फाइंड द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने जो शॉर्टेस्ट साइड है वो x माना है और हमको कहा गया कि हाइपोटेन्यूज जो है वो शॉर्टेस्ट साइड के डबल से 6 और ज़्यादा है। तो हमने शॉर्टेस्ट साइड का डबल किया 2x और उसमें 6 ऐड कर दिया। और उसके बाद कहा कि जो थर्ड साइड है वो हाइपोटेन्यूज से 2 कम है, तो 2x + 4 होगा। तो हमारे पास ये ट्रायंगल आ गया x
2x+4 जिसका हाइपोटेन्यूज होगा 2x+6। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं 2x+6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 2x+4 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएंगी x की -2 और x की 10। तो यहाँ पर -2 वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि लेंथ है, तो 10 जो होगी हमारी वैल्यू होगी। तो हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द हाइपोटेन्यूज, तो 2 × 10 20 + 6 26 जो होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब दोबारा से देख सकते हैं यहाँ पर सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। A train of 125 meter length passes a man running at 5 km/h in the same direction in which the train is going in 10 seconds. The speed of the train is। तो यहाँ पर हमको जो स्पीड डायरेक्ट, अगर ये पर्सन अपनी जगह पर खड़ा होता तो हम डायरेक्ट ही 125/10 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन भी मूव कर रहा है, तो पर्सन ने जितना डिस्टेंस चला हमको वो भी डिस्टेंस ऐड करना होगा। तो जो हमारे पास टोटल स्पीड आएगी वो 125 मीटर जो कि ट्रेन की लेंथ है, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन इन 10 सेकेंड्स अपॉन टाइम। तो यहाँ पर मैन का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो भी हमें ऐड करना होगा क्योंकि वो भी ट्रेन कवर कर रही है, उसके बाद ही उसने आदमी को पास किया। तो यहाँ पर आप एक देख सकते हैं ट्रेन 125 मीटर की है, इधर जा रही है, और एक मैन 5 km/h की स्पीड से वो भी इधर ही जा रहा है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पर मैंने बताया डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो हमको मैन की डिस्टेंस भी हमको इसमें ऐड करना है। तो मैन ने जो ट्रेवल किया वो 10 सेकेंड्स के लिए ट्रेवल किया। तो 5 km/h अगर वो ट्रेवल कर रहा है और 10 सेकेंड के लिए ट्रेवल कर रहा है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगा वो होगा 50/60 × 60। यहाँ पर मैंने 60/60 घंटे को सेकेंड्स में बदल लिया। उसके बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन है हमारे पास आ गया 50/60 × 60, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन है हमने किलोमीटर में कर लिया इसको 1000 से डिवाइड करके, क्योंकि हमको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं km/h में दिए हुए हैं, तो हमको स्पीड जो है वो स्पीड जो हमको km/h में ही निकालनी है। तो स्पीड यहाँ पर क्या होगी, दोनों का डिस्टेंस 50/60 × 60 प्लस 125/1000 और अपॉन टाइम जो है वो घंटों में हमने चेंज कर लिया। तो हमारे पास जो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई वो आई 10/72 × 360, मतलब 50 km/h यहाँ पर हमारी वैल्यू आई। आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं जिस तरह से एलसीएम लेकर ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाट will replace the question mark in following equation: 5172.49 plus 378.352 plus question mark is equal to 9318 plus 678। तो सिंपल एडिशन और सबट्रैक्शन का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन डी आपको वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। साइड्स ऑफ ए triangular field are 25 meter, 24 meter and 7 meter. At the three corners of the field, a cow, a buffalo and a horse are tied separately with ropes of 3.5 meter each to graze in the field. Find the area of the field that cannot be grazed by these animals। और हमको चार ऑप्शन दिए हुए हैं और पॉइंट के 2 डेसिमल के बाद दिए हुए हैं, तो काफ़ी हमको सॉल्व करना भी रहेगा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल दिया हुआ है। सबसे पहले हम समझ गए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इन्होंने लिखा नहीं हुआ लेकिन हम समझ गए क्योंकि 25, 24, 7 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। और इसके तीनों कोनों पर बी, सी और एफ, बफेलो, काउ और एफ से हमारे पास काउ, बफेलो और हॉर्स, ये एफ से हॉर्स। तो यहाँ पर तीनों कोनों पर यहाँ पर टाइड है, तो जिसकी जो उनकी टाई की रोप है वो है 3.5 मीटर। तो इसका मतलब अगर हम ये ट्रायंगुलर फील्ड है और इसके कोनों पर बांधते हैं तो जो एनिमल है वो इतना एरिया ग्रेज कर सकता है, तो बचा कितना एरिया? बचा ये वाला जो शेडेड एरिया है। तो हमको यही निकालना है कि दैट कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय दीज एनिमल्स। सबसे पहले हम इस ट्रायंगुलर फील्ड का पूरा एरिया निकाल लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट से, जो आ गया 84 मीटर स्क्वायर है। उसके बाद निकालते हैं एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। πr² होता है हमारा 360 डिग्री के लिए, लेकिन हमको जो हमें
और थीटा अगर आप मानेंगे थीटा डिग्री के लिए अगर हम निकालेंगे तो 360 को आप डिवाइड कर देंगे तो वो थीटा डिग्री के लिए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री तो सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 होगा, वो होगा थीटा डिग्री के लिए, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। पाई आर स्क्वायर जो होता है वो पूरे सर्कल के लिए होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये हमें पता लगा कि ये बी जो है वो 90 डिग्री है, और अगर हम सी को थीटा मान लें तो एफ क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पर यही किया, सी को थीटा माना, एफ 90 माइनस थीटा हो गया और बी हो गया 90 डिग्री, क्योंकि बी यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके बाद देखते हैं ग्रेजिंग एरिया कैसे निकलेगा। 84 जो कि टोटल एरिया होगा माइनस, अब 1/4, अब जो 360 डिग्री का 1/4 होता है वो 90 डिग्री ही होता है, तो मतलब ये 1/4 सर्कल है कि जो बी पर जो बन रहा है। तो हमने वही किया 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर जो सी जो हमने थीटा माना था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी, 1 डिग्री का एरिया जो होता है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, और थीटा डिग्री के लिए होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री। और उसके बाद थर्ड जो है 90 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, इक्वेशन नहीं है ये। तो उसके बाद 84 माइनस पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, और 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा से थीटा हमारा कट गया, तो हमने जो थीटा माना था वो आपस में कट गया, और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यहाँ पर 180 डिग्री यहाँ पर बचा, तो 1/2 अपॉन 360 है तो 1/2 हो गया यहाँ पर। तो हम इसको सोल्व करेंगे, 84 माइनस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 1/2, आंसर आएगा 64.75, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, देयर इज अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 358 mm into 187 mm. If its length is increased by 25%, by what percent should its width be decreased so that its area remains unchanged? तो यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमें ये कुछ भी वैल्यू दी हुई है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा एरिया सेम रखना है, तो एक की लेंथ कुछ बढ़ानी है तो दूसरे की घटानी होगी ताकि एरिया जो है हमारा सेम रहे। तो यहाँ पर ये कुछ भी बड़ी से बड़ी वैल्यू दे देते और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं था। 25% जो लेंथ बढ़ाई गई है इसका मतलब होता है 25% 1/4, मतलब 4 से 5 लेंथ हमारी कर दी गई है। अगर L1 4 थी तो L2 5 हो गई। नाउ फॉर हमें एरिया सेम रखने के लिए जो ब्रेथ है वो 5 से 4 करनी पड़ेगी, ताकि तभी हमारा जो एरिया होगा 4 इंटू 5, और यहाँ पर L2 इंटू B2 5 इंटू 4 बराबर होगा, मतलब 20। तो अगर लेंथ 4 से 5 हुई तो एरिया सेम रखने के लिए हमें ब्रेथ जो है वो 5 से 4 करनी पड़ेगी, 5 से 4 करनी पड़ेगी, मतलब 1 का अंतर होगा 5 पर, तो 1/5 मतलब 20% जो है हमको डिक्रीज करनी पड़ेगी ब्रेथ। तो 20% यहाँ पर हमारा डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। A thread of length 221 meter is cut into 2 parts such that the length of one part is 9/4 times of the other part. The difference between the larger and shorter piece will be. तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि एक हमारा पूरा थ्रेड था 221 मीटर का, तो हमने इसको इस तरह बांटा कि एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट का 9/4 टाइम्स है। तो मतलब अगर एक 9 पार्ट है तो दूसरा 4 पार्ट है, तो हमें टोटल पता लगा कि 13 यूनिट जो है वो ये पूरा थ्रेड है, तो 13 यूनिट की वैल्यू हो गई 221 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 17 मीटर। तो हमको दोनों पार्ट पता लग गए, एक पार्ट है 17 इंटू 9 और दूसरा पार्ट है 17 इंटू 4। लेकिन हमको क्या पूछा, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जर एंड शॉर्टर, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं डिफरेंस, यूनिट का डिफरेंस निकाल लो, 9 माइनस 4 मतलब 5, तो 17 इंटू 5 85 मीटर इनका डिफरेंस होगा। और अगर दोनों पार्ट भी पूछे होते वो भी हम 17 इंटू 9 और 17 इंटू 4 से हम वो निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी स्क्रीन पर देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ c अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/9 f माइनस 32,
फाइंड सी व्हेन एफ इज इक्वल टू 95। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें एफ की वैल्यू 95 रखनी है और सी की वैल्यू निकाल लेनी है। आप यहाँ पर देखिए मैंने एफ की वैल्यू 95 रखी तो सी की वैल्यू यहाँ पर 35 आ गई, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर माइनस 1/3, तब 2x क्यूब माइनस 6x का मान क्या होगा। तब 2x क्यूब माइनस 6x की वैल्यू पूछी है और x की वैल्यू ये दी हुई है 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर माइनस 1/3। तो किसी की पावर माइनस हो तो हम उसको डिनोमिनेटर में लिखकर उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि x हम 2x क्यूब हमसे पूछा है तो हम सबसे पहले x क्यूब के लिए निकालने की कोशिश करेंगे। तो x क्यूब क्या होगा, a क्यूब मतलब x जो है वो a प्लस बी है, तो x क्यूब क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, प्लस 3ab a प्लस बी। तो 3a इंटू बी, तो ये तो 1 हो गया क्योंकि ये सेम है, और ये जो हमारी ये तो x ही हमें दिया हुआ है a प्लस बी। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5/2 प्लस 3x। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 1/3 का क्यूब होगा वो 2 होगा, और 1/2 की पावर 1/3 का क्यूब मतलब 1/2। तो यहाँ पर जो हम उसको सॉल्व करेंगे 2 2 जब 4 और प्लस 1 5, तो 5/2 प्लस 3x। तो अगर हम 2 को उधर ले जाएंगे, 2 को LHS साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 2x क्यूब माइनस 6x इज इक्वल टू 5। तो यही हमसे पूछा था कि 2x क्यूब माइनस 6x क्या होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 5। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का क्रेडिट मेरे फ्रेंड राकेश यादव और हिमांशु तिवारी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65th क्वेश्चन। Shrestha has 5 red balls, 4 yellow balls and 3 green balls in a bag. If she draws 3 balls at random, what is the probability that at least 2 of them are green in color? मतलब हमारे पास 5 लाल बॉल हैं, 4 येलो बॉल हैं और 3 ग्रीन बॉल हैं, और हम 3 बॉल एट रैंडम उठाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर ग्रीन, मतलब या तो 2 ग्रीन हो या तीनों की तीनों ग्रीन हो। तो इसको कॉम्बिनेशन से हम करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जैसा मैंने आपको बताया, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 बॉल्स आर ग्रीन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल्स आर बीइंग ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 आर ग्रीन, क्योंकि एटलीस्ट में वो और उससे ऊपर का कोई आउटकम हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल्स बीइंग ग्रीन, तो 3 में से 2 बॉल हमारी ग्रीन होंगी और बाकी की जो एक बॉल होगी वो 9C1 कुछ भी हो सकती है। जो 9 बॉल बची उनमें से एक बॉल कोई भी हो सकती है, और टोटल हमारी 12C 3 वेज में हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल 12 बॉल्स हैं, 5 और 4 9 और 10 11 12। यहाँ पर हमने 3 में से 2 बॉल निकाली और बची कितनी 9 बॉल। 9 बॉल में से हमको एक बॉल और निकालनी है। तो यहाँ पर हमारी जो ये जो इक्वेशन बनी, ये बनी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल्स बीइंग ग्रीन की। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 बॉल्स आर ग्रीन, तो इसका आएगा 3C3, मतलब 3 बॉल निकालनी है और तीनों ही ग्रीन निकालनी है। तो इसके और ग्रीन 3 ही बॉल हैं, तो 3C3 बेस में ही हम निकाल पाएंगे, और टोटल जो हमारी नीचे होगी वो 12C3 ही होगा, क्योंकि हम 3 बॉल निकाल रहे हैं टोटल 12 बॉल में से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाकर, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28/220, और ये जो ऑप्शन है ये है 28/220 को आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 14/110 एंड 7/55। डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। इसको आप 2 से 2 बार काटेंगे या 4 से काटेंगे तो इसका ऑप्शन 7/55 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का क्रेडिट मेरे फ्रेंड मोहम्मद शाहनवाज को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Pest control persons A and B use similar machines for treatment. A moves along the circumference of a circular hall of radius 49 meter in 148 minutes to finish the pest control. B moves along the perimeter of a hexagonal hall of side 54 meter at the same speed. How much extra time will be needed by B in comparison with A?
मतलब दो लोग हैं ए और बी। एक जो है वो जो सर्कुलर हॉल है उसके चारों तरफ पेस्ट कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा हेक्सागोनल हॉल के चारों तरफ, हेक्सागोनल के सरकमफ्रेंस पर पेस्ट कंट्रोल कर रहा है। तो एक की हमें स्पीड दी हुई है और हमें दूसरे की जो है वो निकालना है कि कितने एक्स्ट्रा टाइम लेगा दूसरा बंदा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं डायग्राम की मदद से कि सर्कुलर होल के चारों तरफ कर रहा है जिसका रेडियस जो है वो 49 मीटर है। दूसरा है एक हेक्सागोनल है जिसकी साइड 54 मीटर है, वो उसके चारों तरफ कर रहा है। तो सबसे पहले हम ए की जो हमें स्पीड दी हुई है, ए का जो हमें टाइम दिया हुआ है उससे हम उसकी स्पीड निकाल लेते हैं। तो रेडियस है 49 मीटर और टाइम है 148 मिनट्स। तो डिस्टेंस 2 पाई आर मतलब सरकमफ्रेंस का ये कवर करेगा। तो 2 पाई आर 2 × 22/7 × 49, और उसकी स्पीड निकालने के लिए हम स्पीड जो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो 148 से डिवाइड भी हमने यहाँ पर कर दिया। तो इसकी स्पीड जो निकल कर आई वो आई 77/37 मीटर पर मिनट। मतलब ये 77/37 मीटर में स्प्रे कर देता है 1 मिनट में। तो यही सेम मशीन बी के पास भी है, क्योंकि पहली लाइन में लिखा है कि पेस्ट कंट्रोल पर्सन यूज सिमिलर मशीन्स, मतलब इसकी स्पीड भी सेम है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कितना टाइम एक्स्ट्रा लेगा। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हम 6 × 54 जो कि 6 साइड का इसका टोटल डिस्टेंस होगा 6 × 54, और स्पीड जो है इसकी सेम है 77/37। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 155.69 मिनट्स। तो डिफरेंस हम क्या निकाल पाए, 155.69 माइनस 148, डिफरेंस हमारा है 7.69 मिनट। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का क्रेडिट मेरे कलीग अमित सिंह बिष्ट को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। There are two glasses with inner radius of 3 centimeter and height 10 centimeter. Glasses A has hemispherical raised bottom while glass B has conical raised bottom of height 1.5 centimeter. Glasses are filled with water but the raised part cannot have water. तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि ये एक तरह से ग्लास है और इनके जो जो तल है नीचे के वो एक इस तरह का हेमिस्फेरिकल से उठा हुआ है और एक इसका कोनिकल उठा हुआ है। तो हमको यहाँ पर पूछा हुआ है व्हाट विल द डिफरेंस इन क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब इन दोनों के वॉल्यूम या इन दोनों में वाटर की जो क्वांटिटी होगी उसका क्या डिफरेंस होगा। तो हम सबसे पहले हम एक खाका तैयार कर लेते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको। हम सबसे पहले ग्लास का वॉल्यूम निकालेंगे माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर देंगे, तो हमको इसका जो पानी इस ग्लास में आएगा उसका पता लग जाएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट ये सिलेंडर का हमको वॉल्यूम इससे पता लगा है क्योंकि सेम है सिलेंडर। हम यहाँ पर कोन का वॉल्यूम निकालेंगे और उस सिलेंडर के वॉल्यूम से कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो हमको यह पता लग जाएगा कि इसमें कितना पानी है। अब दोनों के जो पानी की क्वांटिटी है जो ये होल्ड कर सकते हैं वो हमें पता लग गई। इसके बाद हम दोनों को माइनस कर देंगे जो कि हमें डिफरेंस इन क्वांटिटी हमको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ये हमको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर यस, और इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, इनकी हाइट 10 सेंटीमीटर, और ये जो हेमिस्फीयर और कोन है इनकी जो हाइट है वो 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और ये डिफरेंस का साइन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यही हमसे पूछा है कि दोनों की क्वांटिटी, ये फर्स्ट क्वांटिटी हो गई फर्स्ट ग्लास की क्वांटिटी, ये सेकंड ग्लास की क्वांटिटी, इन दोनों का डिफरेंस हमें पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है π×3² × 10 माइनस 2/3 पाई, मतलब 2/3 πr³। जो रेडियस है वो 1.3 है, 1.5 है, माफ कीजिए यहाँ पर थोड़ा गलती से 3 की तरह लिख दिया, ये 5 है, 1.5 हमें यहाँ पर दिया हुआ है। क्योंकि ये जो हेमिस्फीयर होता है इसकी अगर इस पॉइंट से आप देखेंगे इसकी ये जो हाइट है और इसकी रेडियस है वो सेम होती है, तो इसकी हाइट और रेडियस 1.5 ही होगी। तो यहाँ पर देखते हैं सेकंड πr²h जो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है माइनस 1/3 πr²h, तो ये 2/3 πr² हो जाएगा।
तो देखते हैं यहाँ पर 90 पाई, इसको सॉल्व करने पर आएगा 90 पाई और इसको सॉल्व करने पर आएगा 18 पाई, मतलब 3 9 इंटू 10 90 पाई। और ये डिफरेंस जो है ये होगा ये सेम, ये 90 पाई क्योंकि सिलेंडर सेम है। और उसके बाद जो कोण की वैल्यू आएगी वो होगी 4.5 पाई। इसको आप डिफरेंस करेंगे 90 माइनस 18 और 90 माइनस 4.5, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आएगा 13.5 पाई। तो पाई की फॉर्म में हमें आंसर दिया हुआ है, तो ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। The sum of two numbers is 28 upon 25 of the first number. The second number is what percentage of the first? तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। दो नंबर का सम जो है वो 28 अपॉन 25 ऑफ द फर्स्ट, मतलब दो नंबर हमने a प्लस बी मान लिए और इनका जो इन दोनों का सम जो है वो है 28 अपॉन 25 ऑफ a। तो हम यहाँ से a अपॉन b की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हमारी है 25 और 3। तो a को 25 यूनिट माना, b को 3 यूनिट माना। तो हमसे क्या पूछा है, द सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट। तो सेकंड नंबर की परसेंटेज, सेकंड नंबर 3 है, 3 अपॉन 25 इंटू 100 मतलब 25 इंटू 4 और 4 3 12% जो है वो सेकंड नंबर है फर्स्ट का। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल the angles of depression of two successive kilometer stones towards south direction are found to be 30 degree and 45 degree respectively. The distance of the nearer of these stones from the hill is। तो यहाँ पर हमको 2 किलोमीटर स्टोन दिए हुए हैं और एक हम माउंटेन के टॉप से देख रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर स्टोन का जो एंगल है वो है 45 डिग्री और जो सेकंड किलोमीटर स्टोन का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमको कोई वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 सक्सेसिव किलोमीटर स्टोन्स। किलोमीटर स्टोन्स के बीच का डिफरेंस 1 किलोमीटर का होता है। तो ये मेन चीज़ है यहाँ पर पकड़ने की। जो ये तो S1 और S2 2 किलोमीटर स्टोन जो दिए हुए हैं उनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का हम यूज़ करेंगे। अगर हम हिल के सेंटर से उसके बॉटम तक एक लाइन खींचे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, मतलब टी, इसको मैं यहाँ पर कोई मान लेता हूँ TXS1 और TXS2, ये दो हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए। तो यहाँ पर आप देखिए अगर TX जो है यहाँ पर बीच में A और B के, ये 1 यूनिट है, तो 45 डिग्री के हिसाब से ये जो बेस है ये 1 है और हाइपोटेन्यूज √2 है। और 30 डिग्री के ट्राइंगल में आप देखिए अगर ये जो हाइट है ये 1 है और जो बेस है वो √3 होगा और हाइपोटेन्यूज 2 होगी। ये 45 डिग्री और 30 डिग्री के हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री है। यहाँ पर ये हमारे पास रेडीमेड जो होते हैं रेशोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, √3 माइनस 1 की वैल्यू हमको 1 किलोमीटर दी हुई है क्योंकि ये किलोमीटर स्टोन है। ये √3 था पूरा और ये 45 डिग्री तक 1 था। तो √3 माइनस 1 की वैल्यू 1 किलोमीटर है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 बाय √3 माइनस 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.366। 1.366 मतलब ऑप्शन ए जो होगा 1.37 हमारा सही आंसर होगा। 70th क्वेश्चन देखते हैं अपन स्क्रीन पर। ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग kx² माइनस 3x प्लस 6 by x minus 2 is twice the remainder obtained by dividing 3x square plus 5x minus k by x plus 3. Find the value of k. तो यहाँ पर दो हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और उनको कह रहे हैं कि हम इनसे डिवाइड करते हैं x माइनस 2 और x प्लस 3 से, और रिमाइंडर का रिलेशन दिया हुआ है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम x माइनस 2 को 0 रखते हैं और x की वैल्यू 2 मानकर इसको हम 2 को फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है, जो इक्वेशन जो एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है 4k माइनस 6 प्लस 6 मतलब 4k। और सेकंड इक्वेशन में हम x प्लस 3 को 0 रखते हैं, तो x इक्वल माइनस 3 की वैल्यू ये x की जगह रखते हैं, तो हमारे पास बनता है 27 माइनस 15। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये फर्स्ट वाला
जो रिमाइंडर है वो ट्वाइस है सेकंड वाले रिमाइंडर से, तो वही हम रखते हैं कि 4k इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 12 माइनस 2k, तो k की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा 4 ये सही आंसर होगा। सिंपल है, रिमाइंडर थ्योरम से हमने किया, x माइनस 2 को 0 रखा तो x की वैल्यू 2 आई, ये 2 की वैल्यू x की यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन में रख दी, और उसके बाद दूसरे में x प्लस 3 को 0 रखा तो x की वैल्यू माइनस 3 आई, माइनस 3 की वैल्यू यहाँ रख दी, और इन दोनों को जो रिमाइंडर थे वो जो फर्स्ट वाला रिमाइंडर था वो ट्वाइस था सेकंड वाले रिमाइंडर से, तो हमने वही यहाँ पर इक्वेट कर दिया जिससे हमें k की वैल्यू मिल गई। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का क्रेडिट मेरे कलीग अमित सिंह बिष्ट को जाता है। In a mixture of milk and water, there is only 26% water. After replacing the mixture with 7 liters of pure milk, the percentage of milk in the mixture becomes 76%. The quantity of mixture is, तो यहाँ पर एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, और उसके बाद हमने उस 7 लीटर मिक्सचर को 7 लीटर प्योर मिल्क से रिप्लेस कर दिया, तो द परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम्स 76%। यहाँ पर द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछे जो इनिशियल में थी, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, हम मान लेते हैं कि x लीटर टोटल मिक्सचर था, तो हमें कहा गया है कि स्टार्टिंग में 26% वाटर था, तो 26% वाटर था तो 74% मिल्क था, तो हम यहाँ पर ये इक्वेशन बनाते हैं कि 26/100 ऑफ x, मतलब जो वाटर जो था यहाँ पर हमने रिप्लेस किससे किया, यहाँ पर हमने मिल्क से रिप्लेस किया, तो मतलब वाटर की जो क्वांटिटी है वो सेम थी, वाटर की क्वांटिटी सेम थी कि वाटर की क्वांटिटी रिप्लेस करने के बाद जो हमने रिप्लेस किया और जो रिप्लेस करने के बाद बचा, उन दोनों में जो वाटर था वो वाटर सेम था, जो रिप्लेस करने से पहले जो पूरे मिक्सचर में जो वाटर था वो सेम था, क्योंकि हमने वाटर कहीं भी ऐड नहीं किया। तो हमने यही किया कि जो टोटल जो हमारे पास मिक्सचर था x, उसमें कितना वाटर था, उसमें 26% वाटर था, तो 26/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब जो रिप्लेस करने के बाद जो मिक्सचर बचा 7 लीटर हमने जो मिक्सचर हटाया और 7 लीटर मिल्क डाल दिया, तो टोटल क्वांटिटी तो x ही रही, लेकिन उसमें वाटर की क्वांटिटी, क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी 76 हो गई तो वाटर की क्वांटिटी 24 हो गई, और बचा कितना वाटर, जो हमने 7 लीटर मिक्सचर निकाला था उसमें जो वाटर था वो भी हमको ऐड करना होगा, उसमें जो क्वांटिटी थी वो 26% ही थी, तो 26/100 इंटू 7। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। ये जो फर्स्ट है, ये इनिशियल जो हमारा स्टार्टिंग का जो मिक्सचर था उसमें कितना वाटर था, ये 24/100 इंटू एक्स जो है वो ये है जो हमने रिप्लेस करने के बाद जितना उसमें वाटर होगा, और बाकी का वाटर कहाँ गया, बाकी का वाटर जो हमने 7 लीटर मिक्सचर जो हमने उठाया, हमने जिसको रिप्लेस किया उसमें 26% जो वाटर था वो वाटर भी हम यहाँ पर इंक्लूड किया, तो ये टोटल जो हमारा दोनों तरफ का वाटर है वो सेम है। इसको हम सॉल्व करेंगे 2/100 इंटू एक्स और इज इक्वल टू 26/100, यहाँ पर हमने इसको इधर ले गए हम, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको 91 लीटर मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72nd क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अ ग्राउंड ऑफ, आप हिंदी में देखें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है, एक मैदान के मध्य भाग में 100 मीटर एवं 80 मीटर के एक दूसरे के लंबवत जा रही है। लंबाई के समानांतर सड़क 5 मीटर चौड़ी है और दूसरी सड़क 4 मीटर चौड़ी है। रुपये 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर ईंट बिछाने की लागत क्या होगी। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसमें 2 सड़कें बनाई हुई है, तो यहाँ पर इन सड़कों पर हमें ईंट बिछानी है, तो उसकी लागत क्या होगी। तो ये सिंपल सा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सड़क एक तरह से रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है वो 4 है और हाइट जो है वो 80 है, जो कि इस पूरे पार्क की वो है लेंथ है। उसके बाद ये वाली जो सड़क है इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ 5 है और इसकी लेंथ जो होगी वो 100 होगी। तो इन दोनों को अगर हम 5 × 100 और 4 × 80, तो ये आएगा 500 और 320।
लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, दोनों का जब हम एरिया निकालेंगे तो बीच में 2 बार एरिया आ जाएगा, तो एक एरिया को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 5 इंटू फोर, 5 4 जो 20 जो एरिया है वो 2 बार आ जाएगा, तो एक बार 20 माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो आएगा 800 मीटर स्क्वायर। और 800 मीटर स्क्वायर को अगर हम 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ईंट लगा रहे हैं तो 8,000 रुपये हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। A jeweler has cucumber shaped solid article with hemispherical ends that protrude outwards. If the length of the article from one end to the other is 105 centimeter and the diameter of the hemispherical ends is 36 centimeter, what will be the cost of polishing the surface of the article at the rate of 21 पैसा per square centimeter? तो ये एक तरह से मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और 3D जो है हमारा इमेज है, ये एक तरह से ये इस तरह की शेप बताई हुई है कि एक सिलेंडर है और दोनों तरफ इसके हेमिस्फेरिकल बाउल्स लगाए हुए हैं, और इसको पेंट करना है, पॉलिश करना है। इसका जो है हमको टोटल सरफेस एरिया निकाल कर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो पैसे दिए हुए हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर से। तो जो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है वो होता है 4πr²। अब हमने यहाँ पर स्फेयर क्यों लिया, यहाँ पर तो हेमिस्फीयर है, तो दोनों आप हेमिस्फीयर को मिला देंगे तो एक स्फेयर ही बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट हेमिस्फीयर का ना निकाल कर हम डायरेक्ट स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। 4πr², 4π इंटू 18², जो कि हमको 36 डायमीटर दे रखा है। उसके बाद कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बचा हुआ जो सिलेंडर है उसका कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे 2πrh। तो 2πr जो 18 है और h जो है वो 69 बची, क्योंकि 105 में से हमने 36, 18 और 18 माइनस कर दिया। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी, आप यहाँ पर ds भी यूज़ कर सकते हैं, और जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2492.53। डायरेक्ट कैलकुलेटिव पड़ जाएगा अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करना चाहेंगे। 2492.53 ऑप्शन सी जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 2494 है, यहाँ पर 2492 आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 15 men take 21 days of 8 hours each to do a piece of work. How many days of 6 hours each would 21 women take to do the same work if 3 women do as much work as 2 men? तो लास्ट लाइन इन्होंने काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट दी है, जिससे हमें मैन और वुमेन के वर्क का रिलेशन पता लग गया। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। तो हम यहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट में हमें मैन 15 है और डे 21 है और 8 घंटे काम करते हैं, इंटू 8 इज इक्वल टू 6 इंटू M2 इंटू D2। तो हमको जो M2 है, हमें M2 पता लग गया, तो हम ये D2 पता लगा सकते हैं कितने दिनों में वो काम करेंगे। M2 के लिए हमको एक वुमेन और मैन में रिलेशन दे रखा है कि 3 वुमेन इज इक्वल टू 2 मैन। तो मैन अपॉन वुमेन की जो वैल्यू आई वो आई 3/2। तो 3/2 से हमें इनकी एफिशिएंसी पता लग गई कि मैन जो है 3 यूनिट पर डे करता है और वुमेन जो है वो 2 यूनिट पर डे करती है। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ है कि 21 वुमेन टेक टू डू द सेम वर्क, हाउ मेनी डेज, 6 hours ईच। तो 6 hours ईच, 21 वुमेन, तो 21 वुमेन को हम मैन में चेंज कर लेंगे और उसकी वैल्यू हम M2 में रख देंगे। तो 21 वुमेन जो है वो टोटल काम वुमेन 2 यूनिट पर डे करती है, मतलब 42 यूनिट करती है। तो 42 यूनिट करने के लिए मैन कितने लगेंगे हमें, 42/3, मतलब 14 मैन हमें लगेंगे, मतलब 21 वुमेन इज इक्वल टू 14 मैन। तो हम यहाँ पर M2 की जगह 14 रख सकते हैं इसका मतलब। तो हमने यहाँ पर 14 रखा और यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो D2 की वैल्यू आई 30। तो 30 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर 75th क्वेश्चन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ नंबर F236F0 कैन बी डिवाइडेड बाय 36 इफ F इज। तो हमें यहाँ पर F की वैल्यू निकालनी है जिससे 36 से डिवाइड हो जाए। सबसे पहले हमें 36 को देखना है, 36 कैसे बनता है। 36 बनता है 9 इंटू 4 से, 9 इंटू 4। तो यहाँ पर 4, 9 जो है 9 3 का मल्टीपल है और 4 जो है 4 2 का मल्टीपल है। तो हम
उससे भी चेक कर सकते हैं और हम 9 इंटू 4 से भी चेक कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड होता है तो उसका सम जो है वो 9 आना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ डिजिटल सम इज 9, मतलब उसके नंबर का सम जो है वो 9 आना चाहिए। यहाँ पर f प्लस 2 यहाँ पे सारे हम ऐड करेंगे तो 11 प्लस 2f, मतलब 11 में से 9 तो हमने घटा दिया क्योंकि 9 तो अपने आप ही 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो बचा क्या 2 प्लस 2f, ये जो है हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अब वैल्यू रख के देखेंगे f की 1 2 3 4 जितनी भी, कि क्या 9 से डिवाइड कौन सा नंबर हो पा रहा है। अब यहाँ पर f की आप कितनी भी वैल्यू रखेंगे, सिर्फ 8 ऐसा नंबर है, 8 टू 16 और प्लस 2 18, जो कि 9 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है 8f की जगह 8 रखने पर हमको जो है यहाँ पर ये पूरा नंबर 36 से डिवाइड होगा। और अब हम आप सोच रहे होंगे कि हमने सिर्फ अभी 9 का ही चेक किया, हम 4 का हमें डायरेक्ट पता लगा कि 8 सही आंसर है, क्योंकि 4 का चेक करने के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। और अगर f हम 8 रखेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट जो होंगी वो होंगी 80, क्योंकि f की वैल्यू हमने 8 रखी, तो 80 आराम से 4 से डिवाइड है, डिविजिबल है। तो इसका मतलब है f इक्वल 8 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर भी देखिए, ऑल्सो टू चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 4 लास्ट 2 डिजिट्स नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4, f इज इक्वल टू 8 जो है वो लास्ट 2 डिजिट 80 होंगी तो वो भी 4 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए जो 8 हमने वैल्यू रखी है वो बिल्कुल सही है, 8 इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये था अर्थमेटिक पार्ट का सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।